इस मूवमेंट के वजह से हमें हमारा वजूद, हमारी आइडेंटिटी मिली। मतलब हमें पता चला कि हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है। जब ये सीए, एनआरसी और एनपीआर आया तो इसने तो हमारे वजूद को झंझोड़ डाला, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन रहा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूही की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। ये प्रोटेस्ट जो मुंबई बाग के नाम से शुरू हुआ था, तो ये 26 जनवरी की रात को शुरू हुआ था और ये सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चालू हुआ था। जो हम भारत के लोग जो थे, फिरोज मिठीबोर वाले हैं, उन्होंने एक्चुअली ये जगह डिसाइड किया था और हमें पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है हमारे करीब में। हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे, तो समझिए उसी वक्त से हम इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिए थे। छब्बीस जनवरी को जो शुरू हुआ था, इसी दिन हम लोगों को बताना चाहते थे कि कैसा हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खेला जा रहा है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और पहली बात हम ये गवर्नमेंट को बताना चाहते थे कि हम इस काले कानून के खिलाफ हैं, हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे। और दूसरी बात तो ये है कि हम हमारे वजूद के साथ किसी को खिलवाड़ करने दे ही क्यों। जब हम इंडियन हैं, हम जब पैदा इंडियन हुए तो हम मरेंगे भी इंडियन ही, इंशाअल्लाह। सारी औरतें ही इसको थ्रू आउट देख रही थी। आपको पता है, जब औरत घर इतने अच्छे से चला सकती है तो फिर ये प्रोटेस्ट तो चलाना कोई वो बात थी ही नहीं हम लोगों के लिए। और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई लीडर था या कोई ऐसा, सब एक तरीके ही थे और सबका इम्पोर्टेंट उतना ही था जितना कोई एक इंसान का था। जो भी डिसीजन था जॉइंट में सारी औरतों को लेके लिया जाता था। यहाँ के ही सारे जो रहवासी, मतलब मुंबई बाग के करीब के, वो सारे ही आके वहाँ मतलब हेल्प करने के लिए सारे लोग खड़े हो गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन मानिए कि हमें ये नहीं पता चलता था कि कहाँ से खाना आया, कहाँ से पानी आया, कहाँ से चाय आई। बस कुछ लोग थे जो आते थे, देते थे और चले जाते थे। और अगर हम किसी को पूछते भी थे तो उन्होंने बोला था कि पता नहीं कौन दिया, हमें तो सिर्फ बोला गया यहाँ से यहाँ पहुँचा देने। कभी कभी तो करीबन 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार का मजमा होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज़ें कम पड़ी, उनमें और बरकत आ गई। आदिवासी खड़ा होता है जब उसको जंगल से हटाने की बात आती है। मुस्लिम खड़े होंगे जब उनको नागरिकता के नाम पर वंचित करने की बात आती है। और हम वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कम्युनिटी की औरतें आई हैं। हमारी दलित बहनें भी आई हैं, हमारी सिख बहनें भी आई हैं, हमारी महाराष्ट्रन बहनें भी आई हैं, सब हमारे साथ मिलके। और वो ऐसा था
कि कुछ टाइम लिमिट नहीं था, जिसको जब आना है आते थे, चले जाते थे। सब मिलजुल के वहाँ बैठते थे, सब मिलजुल के वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाया जाता था। हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी, हमने वहाँ लोगों को कढ़ाई का काम सिखाना स्टार्ट किया था, पेंटिंग वगैरह होती थी। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। इसने आग लगाई है हमारे रूमों में घुस के, रूमों के अंदर आग लगा दी गई है पूरी तरह से। अगस्त क्रांति मैदान में जो प्रोटेस्ट एक दिन का हुआ था, उस दिन पे जो मजमा हुआ था जमा, तो वहाँ हर कोई था, औरतें भी थे, आदमी भी थे, बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन जो चीज़ दिसंबर में जामिया में हुई, जो बच्चों को मारा गया, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे, आज जो चीज़ जामिया में हुई थी वो कल यहाँ हमारे बच्चों के साथ भी होती, हमारे बच्चों का भी वही हाल होता। आज जब हम न्यूज़ में वो चीज़ें देख रहे थे तो हमारा कलेजा फट रहा था एक माँ होने के लिए। देखिए, मैं एक माँ हूँ, आप बताइए, एक माँ के लिए एक स्कूल एक ऐसी चीज़ होती है या कॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है, हम सुबह उठते हैं, हमारे बच्चों को तैयार करते और भेज देते। हम जानते हैं कि घर के बाद एक सेफ जगह जो है वो स्कूल और कॉलेज होती है बच्चों के लिए। भेजने के बाद हम सुकून की नींद लेते कि नहीं, हमारा बच्चा सेफ हाथों में है। लेकिन जब वहीं पे ये गुंडे घुस के अगर हमारे बच्चों को मारेंगे तो आप बताइए कौन सी ऐसी माँ होगी जो चुप बैठेगी और कौन सी ऐसी माँ होगी जो बर्दाश्त करेगी। हम तो बहुत सुकून से, आराम से मदर इंडिया बन के हमारे बच्चों को, हमारा घर, सब चीज़ चला रहे थे। लेकिन ये प्रोटेस्ट में उतर के हमको झांसी की रानी बनाने वाली हमारी सरकार है। हम बहुत अच्छे से मदर इंडिया थी, अब हम झांसी की रानी बन गई है कि हमारे बच्चों की हक की लड़ाई की और हमारे हक की लड़ाई के लिए हम बिल्कुल खड़ी है लड़ने के लिए। एक बात आपको बोलना चाहूँ कि हम कुछ छोड़ के नहीं जाते थे, हम हमारी पूरी ड्यूटीज़ करके जाते थे। मैं एक टीचर हूँ, मेरा पूरा दिन ट्यूशन चलता है, तो मैं सुबह में उठ के अपना घर बच्चों को स्कूल भेज के, खाना वाना पका के, मेरा ट्यूशन पूरा मतलब कंप्लीट करके, फिर मैं शाम में 6:30-7 बजे से जो जाती थी तो करीबन 3-4 बजे रात में वापस आती थी। एक हमारी ज़िंदगी का एक काम ही था वो कि बस वहाँ जाना है तो जाना है, भले हम थके हो, भले हम कहीं से भी। वो जितना 1.5-2 महीना जो था ना, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आप यकीन करिए और कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ घर का काम करना और मुंबई भाग जाना है, घर का काम करना और मुंबई भाग जाना है। मैं तो वो उतने दौरान में अपनी अम्मी के यहाँ भी नहीं गई। जितने भी दिन हमने मुंबई भाग में बिताए हैं वो हमारी ज़िंदगी के समझिए सुनहरे पल थे कि हमने अपनी ज़िंदगी जी है उधर। हम हमारा घर का काम वाम सब चीज़ करके जब हम उधर जाते थे तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे, जहाँ पे हमें इतनी जानकारी मिलती थी, जहाँ हमें इतनी नॉलेज मिलती थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे खुद के वजूद के बारे में, हमारे किरदार के बारे में कि हम क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। आज पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी ने देश कैसे चलाया था। मुसलमान क्या, हर का रिलीजन में ऐसा है कि औरतों को एक ही काम है, घर संभालो। कभी उनको डिसीजंस लेने में आगे नहीं आने दिया जाता है। और जो मुसलमानों औरतों के लिए एक इन लोगों का नज़रिया था कि ये सिर्फ घर में रहती है, बच्चे पैदा करती है और खाना पकाती है और कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हमने हमारे बुरखे में रहकर, हमारे शरीयत के दायरे में रहकर हमने अपने वजूद को सामने लाया है, हमने हमारी हिम्मत दिखाई है। जब हम मुंबई बाग में इंटरव्यू देते थे ना, तो जो हमारी नॉन मुस्लिम औरतें बैठी रहती थी, जो नॉन मुस्लिम भाई लोग वहाँ आए थे हमारी मदद के लिए, वो सब बोलते थे हम लोगों को तो लाइक सरप्राइज़ है ये चीज़ आप लोगों को देख के, क्योंकि आप लोगों को तो कभी ऐसा भी नहीं था कि पर्दे के बिना आप कभी बाहर आती है, या हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी तादाद में कभी मुसलमान औरतें कहीं जमा हुई है। लोग आके हमको सल्यूट करते थे, हमको बोलते थे कि हम लोग प्राउड फील हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि औरतों ने देश को एक नया मोड़ दे दिया है।
पुलिस इतना हैरेस नहीं कर रही थी, लेकिन हैरेस कर रही थी। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई कहीं भी प्रोटेस्ट करने के लिए देंगे, लेकिन यहाँ पे जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उस वजह से हमारे को राहत थी और हमारी सुनवाई भी हुई। हमने करीबन 2-2.5 हज़ार औरतों से भी ज़्यादा की साइन लिए थे, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट विंटर का सेशन चल रहा था असेंबली का, तो हमने काफ़ी एमएलएस, कॉरपोरेटर्स और मिनिस्टर्स के पास जाके वो साइन करी हुई बुकलेट बनाए थे हमने वो बुकलेट सारे एमएलएस वगैरह को दिए कि आप ये असेंबली में रखिए और ये हमारी तरफ से आवाज़ वहाँ उठाइए। वहाँ हम आदित्य ठाकरे जी के पास भी गए थे, उन्होंने हम लोगों को बोला कि आपको अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखना चाहिए। जो आपको करना है करो, 10 बेट ऑफ हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके अच्छे के लिए इधर बोलने के लिए आए हैं, स्पीकर के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू। लेकिन रोज़ सुबह ये डर था कि पुलिस अब क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को 144 का नोटिस दिया कि हमारे मुंबई बाग में ना हमारे पास स्टेज था, ना माइक था, और ना ही हमें परमिशन मिली थी कि हम ऊपर वो मतलब छत भी लगा सकें। और हर सुबह हम लोगों को ये होता था कि अगर थोड़ी भी पब्लिक कम हो जाती तो हमको ये डर था कि आके लोग डिटेन ना कर लें। बाकी तो ऐसी कोई चीज़ें मतलब जैसे यूपी में हुई और शाहीन बाग में, ऐसी तो हम लोगों को शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी चीज़ें देखने नहीं मिली। हाँ, बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि रात के टाइम पे हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा हम लोग छत लगा दें, क्योंकि बूढ़ी औरतें सुबह के टाइम में आती है कड़क धूप में, तो वो टाइम पे पुलिस ने आके वो छत जो उतारने की कोशिश करी थी, उनमें थोड़ा मतलब जैसे धक्कम धुक्की औरतों के साथ पुलिस की हो गई थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि औरतों को अंदर आने ही नहीं दे रही थी पुलिस मुंबई बाग में, तो औरतें अरेबिया के मेन रोड पे बैठ गई, बोले आप अंदर नहीं जाने दोगे तो हम लोग यहाँ रोड रोक लेंगे। तो फिर पुलिस ने खुद उन लोगों को अंदर भेज दिया, बोलिए जा रही है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहेंगी, लेकिन दिल्ली में भी देखिए बीजेपी गवर्नमेंट तो थी, लेकिन फिर भी औरतें तो डटी रही, क्योंकि वो चीज़ जो हमारे में जज्बा और वो जो जुनून उस वक्त था ना, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई हमें वहाँ से हिला पाता। हमारा तो बस एक ही बात ये बोलना था कि हमारा यही एक स्लोगन समझ लीजिए, मेरा तो पर्सनली यही था कि अगर इस लड़ाई में जीत गए तो वतन मुबारक और हार गए तो कफन मुबारक। उन्होंने ऐसा बोला था कि 300 लोगों पे एफआईआर हुई है, लेकिन जब ये पैंडेमिक का ख़त्म हुआ था तो उस दौरान भी जब बातचीत हुई थी, जो हमारे डीसी पे भी थे एडिशनल कमिश्नर प्रभु सर, तो उन्होंने बोला था कि देखिए टेंशन मत लीजिए। उसके 20-22 दिन बाद मेरे घर पे कोविड को लेकर पुलिस आई थी, बीएमसी से ऑफिसर्स आए थे कि आपका नाम आया है कोविड के इसमें। मैंने उनको बोला कि मैं तो किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आई हूँ और ना ही मुझे कुछ सिम्टम्स है, तो आप लोग मुझे क्यों क्वारंटाइन कराने के लिए लेके जा रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब लाइक मुझे क्वारंटाइन करने के लिए जबरन यहाँ से कोविड की गाड़ी ला कर के मुझे लेके गया। उन लोगों ने बोला भी था कि आप फर्स्ट हो, और 2 एक्टिविस्ट लोग को भी उठाया गया था जो मोलुंड और भांडुप में थे, उन दोनों को भी क्वारंटाइन कराया था। यहाँ से मुंबई बाग से मुझे उठाया गया था, मेरे बाद और 50 लोगों को उठाने वाले थे कि कोविड में। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि शायद मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और यहाँ थोड़ा हल्ला हो गया, तो इस वजह से मेरे बाद कोई उन लोगों को लिया नहीं गया। क्योंकि यहाँ के जो दूसरे लोग थे वो लोग होम मिनिस्टर के पास भी गए थे, अनिल देशमुख के पास, कि देखिए ये चीज़ें हो रही है, बेफिजुल लोगों को परेशान किया जा रहा है कोविड के नाम से, जो मुंबई बाग में थे। तो उस मुद्दे पे बातचीत हुई तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, उसके बाद थोड़ा तो मुझे सुनना पड़ा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हमें शौहर बोले कि आपकी वजह से पुलिस घर तक आई और आपकी वजह से लाइक थोड़ा हैरेसमेंट हमको भी देखना पड़ा। लेकिन फिर मेरे शौहर ठीक हो गए, बोले कोई बात नहीं, बोले मैदान में उतरे तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा। हमारे जो यहाँ के कॉरपोरेटर्स थे, रईस शेख जो है, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करी थी। मतलब जैसे कि ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हुई तो उन्होंने ही एक्चुअली मुझे भी क्वारंटाइन में से वापस लाया था। जो थोड़े यहाँ के लोग थे, जैसे जो नाम वाले हैं, उन्होंने जैसे हमारी सरपरस्ती तो की थी। मतलब जैसे थोड़ा बहुत एक था कि चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, पुलिस से बात कराना थोड़ा बहुत कर लेते थे वो लोग।
लेकिन सारे एमएलएस के पास जाना, कॉरपोरेटर्स के पास जाना, वो सब चीज़ें तो हम औरतों ने ही करी थी। और एक बात तो ऐसा हुआ था, जब आपको बताया ना कि रात के टाइम पे जो हम छत लगाने वाले थे और उस पर थोड़ा धक्का मुक्की हो गई थी, तो वो एक चीज़ ऐसी हो गई थी कि पूरा मॉब जमा हो गया था उधर। तो हम जो 4-5 औरतें थी, फिर हमने वहाँ जाके, क्योंकि हमारे एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी सब ने हमको बुला के बोला था कि प्लीज़ देखिए ये तो और कुछ दूसरा ही मोड़ ले रहा है कि जो आपके प्रोटेस्ट को हार्म करेगा। फिर वो लोगों को समझा बुझा के फिर हमने उनको वहाँ से हटाया कि देखिए आप हमारे भाई लोग हैं, आप पीछे से हमें सपोर्ट करिए, पर ये हमारी लड़ाई है जो हम स्टार्ट करे हैं, आप हमें इसमें आगे बढ़ने दीजिए। और बहुत अच्छे से हमारे भाई लोग वगैरह सब वहाँ समझ लिए थे और सब हट गए। आपको तो पता है शौहर और बीवी में नोकझोंक तो होती ही रहती है, तो कभी हम लोग के बीच में अगर कुछ ऐसी हुज्जत होती है या नोकझोंक होती है तो मेरे शौहर यही बोलते हैं, बोले देखो वो मुंबई बाग की नेतागिरी आप वहीं तक रखिए, घर तक नहीं लाइए, यहाँ लीडर मैं हूँ, आप नहीं है। और बोले आप क्या सोचते हैं, आप इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान बना दिए तो आप मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। बोले मैं अभी भी आपका शौहर हूँ और मैं ही आपका हाकिम मिली, तो इसके लिए मैं उनसे ज़्यादा हुज्जत भी नहीं करती हूँ, और शायद ही घर में मैं अपनी लीडरगिरी बताती हूँ। मुझे मेरे फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ आते थे, मेरी मम्मी आते थे, मेरी नानी आते थे, मतलब हमारी पूरी फैमिली ही जाती थी। फ्राइडे सैटरडे तो मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा होता था जो 14 इयर्स का है, वो वहाँ पे चाय वगैरह देना, झाड़ू मारना, मतलब हर चीज़ मेरे साथ में करता था। तो मेरे हस्बैंड तो अल्हम्दुलिल्लाह रोके ही नहीं, उनको पता था कि ये जा रही है तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रही है, तो मैं इसे रोकूँ भी नहीं। मेरे ससुराल में माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, मतलब 40-45 लोग हैं, तो जब सब बैठते तो मुझे सब जन नेताजी बोल के बुलाते। इतनी खुशी होती है कि अगर कुछ जैसे कुछ काम है किसी को या कुछ करवाना है, जैसे गवर्नमेंट पेपर वर्क, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग अभी मुझे अप्रोच करते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरे चाचा ससुर वगैरह सब मुझे मतलब बोलते हैं, और लाइक वो लोगों को एक तरीके से प्राउड फील होता है। पर्सनली आप यकीन मानिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मतलब एक दायरा था जो तोड़ के आगे बढ़ गई हूँ। तो हमें एक सिस्टम समझ में आया है आज, क्योंकि ये घर में रहकर तो शायद ही हम समझ पाते। और प्रीएम्बल्स जो हम पढ़ते अब हम उसको समझने लगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गहराई को समझने लगे हैं। पहले तो एक बात बताऊँ आपको, पुलिस को देख के डर लगता था, हम पुलिस से थोड़ा कट के ही दूसरे रास्ते चले थे, लेकिन अब ऐसा वो डर नहीं है। मैंने मुंबई बाग के ही दौरान 12th का एग्ज़ाम दी और मुझे 64% मिला। मैंने उसी दौरान पर्सनल काउंसलर का कोर्स किया और मैं आज पर्सनल काउंसलर भी हूँ। और मुंबई बाग के बाद एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी हो गई है कि लोग जब हमें जानने लगे हैं तो हमारी बातों का थोड़ा वज़न गिरता है और काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये मतलब करीबन 60-65 डेज समझिए ये चला है। हमने ख़त्म नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको स्टॉप किया है। जब तक ये कोविड और पेंडेमिक का चल रहा है तब तक कि मुंबई बाग का चीज़ स्टॉप में है।
हम लोग पल पल मुंबई बाग को मिस करते, पल पल बोलते ना, एक दिल का जुड़ाव है वो जगह से, एक अटैचमेंट हो गई है कि मतलब वो रास्ते से गुजरो ना तो कुदरतन आप यकीन मानो आँख भर आती है। वो चीज़ के बाद हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिला है। पहले आप पूछते अगर मेरे को कि एक्टिविस्ट क्या होते, तो आप यकीन मानो मैं नहीं जानती थी कि एक्टिविस्ट क्या होते। जब स्टार्टिंग में हमने ये ज्वाइन करा, क्योंकि आपको मैंने बताया ये हमारा पहली बार था प्रोटेस्ट में ऐसा शामिल होना एक हाउसवाइफ के बाद, तो तब हमें पता चला कि एक्टिविस्ट क्या होते हैं और एक्टिविस्ट क्या किरदार निभाते हैं। मैं चाहती हूँ अब लोग मुझे ऐसा जाने कि एक सोशल वर्कर या एक एक्टिविस्ट की नज़र से देखें। मैंने एक नया नाम अपने साथ ज्वाइन कर लिया है कि मुंबई बाग की तरफ से नीलोफर।